कहानी के पिछले सभी भागों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जिया ने अपने होठों पर लगाने के लिए लिप बाम उठाया कि तभी उसे अपने खुले हुए पीठ पर किसी की गर्म उंगलियों की हलचल महसूस हुई, जिससे सिहर कर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लिया। अगले पल उसे महसूस हुआ उसकी ड्रेस की तीनों डोरियां खुल चुकी हैं। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर मिरर में देखा तो उसके पीछे युवराज खड़ा था, जो बड़े ही शिद्दत से जिया को निहार रहा था। उसने अपनी ठंडी उंगलियों को जिया के खुले हुए पीठ पर नचाया तो वो अंदर तक सिहर उठी। वो जल्दी से पीछे मुड़ी और युवराज के हाथ को पकड़कर नामे सिर हिलाया। आप कब आए? मुझे लगा कोई और है जो मुझे कब से देख रहा है। क्या मतलब कब से देख रहा है? मैं तो जस्ट अभी आया हूँ। युवराज ने उसके कमर पर अपने दोनों मजबूत बाहों को लपेट कर उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। लेकिन मैं तो जब से वॉशरूम से बाहर आई हूँ तब से मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे यहाँ कोई तो था मेरे अलावा, पर मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा। चलो छोड़ो, शायद मेरा वहम ही होगा। आप ये बताओ, आप तो ऑफिस गए थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? जिया के पहले कही बातों पर युवराज कुछ पल तक सोच में पड़ गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस लग रहे थे। जब जिया को अपने सवालों का जवाब नहीं मिला तो उसने युवराज के कंधे पर अपनी दोनों हथेली रख कर हिलाते हुए बोली, खड़ूस बोलो ना, यहाँ कैसे आ गए? आप तो ऑफिस गए थे ना? हाँ, मैं तो ऑफिस ही गया था, पर क्या करूँ, वहाँ जाकर मुझे अपनी स्वीट सी बेबी गर्ल की बहुत याद आ रही थी। तो मैंने सोचा काम को थोड़ा साइड में करते हैं और अपनी क्यूट सी भोली भाली प्यारी सी बीवी के साथ थोड़ा सा रोमांटिक हो जाते हैं। इसलिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर आ गया तुम्हारे पास, तुम्हें सरप्राइज देने। युवराज ने अपनी बातों को खत्म करके उसके गालों को चूम लिया। सरप्राइज? और वो भी मेरे लिए? क्या है बताओ ना, मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। बताओ बताओ क्या है? वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर उछलते हुए अपना एक्साइटमेंट दिखाने लगी। उसकी हरकतें उस वक्त किसी छोटे बच्चों की तरह थी। अरे रिलैक्स रिलैक्स मेरी सोना, पहले तुम उस ड्रेस को पहनो, तब तक मैं भी चेंज करके आता हूँ, फिर मैं तुम्हें ले चलूँगा सरप्राइज पॉइंट पर। ओके, जल्दी से रेडी हो जाओ। युवराज ने उसके गाल पर किस किया और अपने रूम में चला गया। जिया ने जब बेड के पास आकर ड्रेस को उठाकर देखा तो वो एक बहुत ही खूबसूरत सी एलिगेंट ब्लैक बॉर्डर वाली सिल्वर कलर की साड़ी थी, जिसके साथ ब्लैक स्लीवलेस ब्लाउज था। ये तो साड़ी है, पर मैंने तो आज से पहले कभी साड़ी पहनी ही नहीं। अब मैं क्या करूं? वो सोच में पड़ गई। इधर ऋषभ अपने रूम के बाहर चक्कर काट रहा था और अंदर डॉक्टर मानुषी का चेकअप कर रही थी। जैसे ही डॉक्टर रूम से बाहर आई, ऋषभ उनके पास गया और परेशान होकर पूछा, डॉक्टर इज सी फाइन? क्या हुआ उसे? कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है ना? रिलैक्स मिस्टर कपूर, जो सिम्टम्स उन्हें हो रही हैं उसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ये नॉर्मल है। वीकनेस की वजह से उन्हें चक्कर आ रहे हैं और फूड पॉइजनिंग की वजह से उल्टियाँ हो रही है। फिलहाल सी इज़ फाइन, मैंने उन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, आप परेशान मत होइए। थैंक गॉड, उसके सिम्टम्स देखकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो प्रेग्नेंट हो गई। ऋषभ धीरे से बुदबुदाया, पर डॉक्टर ने उसकी बात सुन ली थी। डॉक्टर उसकी ऐसी बेबुनियाद बातों पर हल्का मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी मिस्टर कपूर, फर्स्ट टाइम में कोई प्रेग्नेंट नहीं होता, और वो भी इतनी जल्दी। एक पर्सनली सलाह दूं तो आगे से थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, मेंटली और इमोशनली भी। आई थिंक थोड़ा सा आपको खुद पर काबू रखना चाहिए था, अदरवाइज आपकी बीबी बिल्कुल ठीक है। मानुषी की हालत देखकर डॉक्टर ने उससे पूछा था तो मानुषी ने झिझकते हुए डॉक्टर से सब कुछ सच सच बता दिया। बस ऋषभ के साथ उसका रिश्ता ना ही डॉक्टर ने पूछा और ना ही मानुषी ने बताया। डॉक्टर के मुंह से आपकी बीबी सुनकर ऋषभ को बहुत ज़्यादा अजीब लगा। उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बस डॉक्टर को थैंक यू कहा। अब उन्हें बाहर तक छोड़कर वापस रूम में आया तो मानुषी बेड पर लेटी हुई थी। मैं कैसा इंसान हूँ? ऋषभ अचानक से जाकर उसके पास बैठकर बोला, पर मानुषी बिना कुछ सोचे समझे उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। ओए मिस मेंटल, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? जो पूछा है वो बताओ, कैसा इंसान हूँ मैं? आई नो मैं हैंडसम और चार्मिंग हूँ, पर फिर भी तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ कैसा इंसान हूँ मैं? वो खुद की तारीफ करते हुए बोला, जिस पर मानुषी ने बुरा सा मुँह बनाया और उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। लेकिन ऋषभ ने उसको कमर से थाम लिया और अपने बिल्कुल करीब लाकर बैठा लिया।
सच्ची सच्ची बोलूं तो एक नंबर के बदतमीज इंसान हो, मानुसी मुंह बनाकर बोली। ओके टेल मी वन थिंग, अगर तुम्हें इस बदतमीज के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी पड़ेगी तो क्या करोगी? थोड़ा मुश्किल है बट एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई विल मैरी यू नाउ। ऋषभ उसकी तरफ देखते हुए बिल्कुल सीरियस होकर बोला। वाट? देखो ऋषभ, मैं मानती हूँ हमारे बीच जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम क्यों उसके प्रेशर में मुझसे शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? मैंने तुम्हें ब्लेम नहीं किया, सो प्लीज़ भूल जाओ। कल रात को मैं नहीं चाहती कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारी गलती बनकर तुम्हारे साथ रहूं। तुम्हें किसने कहा मैं तुमसे मजबूरी में शादी कर रहा हूं और तुम मेरी गलती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम सुहाना से प्यार करते हो और इतनी आसानी से किसी को अपने दिल में जगह देना नामुमकिन है। तुम्हें अपने दिल में नहीं, अपनी ज़िंदगी में जगह देना चाहता हूँ। नो नो, आई थिंक जगह नहीं देना चाहता, बल्कि अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। ये फैसला मैंने कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से नहीं ले रहा, और ना ही कोई मजबूरी में ले रहा हूँ। ये फैसला मैं अपने पूरे दिलो दिमाग से ले रहा हूँ। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर क्यों? मानुषी झल्ला कर बोली। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब नो मोर क्वेश्चन। अभी मेहंदी वाली आएगी जो तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगाएगी। आई थिंक 1 आध घंटे में मेहंदी सूख जाएगी। उसके बाद तुम अपने रूम में चले जाना, वहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई है। ऋषभ ने ये सब ऑर्डर देते हुए कहा और वहाँ से उठकर जाने लगा। लेकिन वो जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा वैसे ही मानुसी बोली, अगर मैं ना कहूँ तो? तुम ना नहीं कह सकती, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में अब कोई नहीं है और ना ही तुम अपने घर वापस जाना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूँगा और तुम्हें पूरी ज़िंदगी अपने साथ रखूँगा। इट्स माई फाइनल डिसीजन। ये ज़बरदस्ती है ऋषभ, तो ज़बरदस्ती ही सही। नाउ गेट रेडी फास्ट। अगर इसके बाद भी तुम ना कहना चाहती हो तो एक बार कल रात के बारे में सोच लेना, शायद तुम्हारा ना कहने का इरादा बदल जाए। पर ऋषभ, मानुसी आगे कुछ और बोलना चाहती थी पर ऋषभ वहाँ से चला गया। इधर युवराज जब चेंज करके जिया के रूम में आया तो उसने देखा जिया बेड पर आलती पालती मारकर बैठी हुई थी और अपने फ़ोन में कुछ वीडियोस देख रही थी। वो अभी तक रेडी नहीं हुई थी, जिससे गुस्सा होकर युवराज उसके पास जाकर बोला, व्हाट आर यू डूइंग बेबी गर्ल? मैंने कहा था ना जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? ओ फो खड़ूस, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो फ़ोन में साड़ी पहनने के वीडियोस देख रही हूँ, मुझे साड़ी पहनने नहीं आती ना। जिया क्यूट सा फेस बनाकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर युवराज को देखते हुए बोली, अगर साड़ी पहनने नहीं आती तो कोई और ड्रेस पहन लेती, इतना टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत थी? उठो और जाओ, जाकर कोई और ड्रेस पहन कर आओ जल्दी से। जिया उठकर कबर्ड की तरफ बढ़ने लगी, फिर कुछ सोचकर रुकी और युवराज की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोली, मुझे ना ये साड़ी ही पहननी है, क्योंकि ये साड़ी आपकी ड्रेस से मैच हो रही है, तो अब तो मैं यही पहनूंगी। जब पहनने नहीं आती तो कैसे पहनोगी? युवराज अपने दोनों हाथ फोल्ड करके पूछा। नो प्रॉब्लम खड़ूस, आप हो ना, आप पहनाओगे मुझे साड़ी? मेरे एक्स्ट्रा एरोगेंट खड़ूस हस्बैंड अपने हाथों से मुझे साड़ी पहनाएंगे? क्यों, पहनाओगे ना? वाट आर यू सीरियस? मैं तुम्हें साड़ी पहनाऊँ? मैं क्या तुम्हें लड़की दिखता हूँ जो मुझे साड़ियाँ पहनाने का नॉलेज होगा? देखो सोना, लीव इट, अभी हम लेट हो रहे हैं, तुम जाकर कोई और ड्रेस पहन कर आओ। नहीं, अब तो मुझे साड़ी ही पहननी है और आप मुझे पहनाओगे। ये पकड़ो साड़ी और ये पकड़ो फ़ोन, गूगल बाबा से पूछो कैसे पहनाई जाती है अपनी स्वीट सी क्यूट सी बीबी को साड़ी। तब तक मैं मेकअप और ये दोनों पहन कर आती हूँ। जिया वहाँ से पेटीकोट और ब्लाउज उठाकर जल्दी से वॉशरूम में भाग गई। युवराज अपने हाथों में अभी भी साड़ी और फ़ोन लिए हैरानी से वॉशरूम के बंद दरवाजे को घूर रहा था। इस लड़की ने मुझे समझ क्या रखा है? जब से मेरी ज़िंदगी में आई है तब से मैं तो पूरी तरह चेंज हो चुका हूँ। अब तो मुझे खुद ये एहसास नहीं होता कि मैं एक माफिया हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जोरू का गुलाम ही बन चुका हूँ। मुझे साड़ी पहनाते हुए कोई समझेगा तो क्या बोलेगा? अंडरवर्ल्ड का माफिया किंग द युवराज आहूजा आज अपनी बीबी को साड़ी पहना रहा है। खैर छोड़ो, इसकी खबर तो बाद में लेता हूँ, पहले वीडियो ही देख लेता हूँ। उसने साड़ी बेड पर रखी और फ़ोन में साड़ी पहनाने की वीडियोस खंगालने लगा।
लगभग आधे घंटे बाद जब जिया वॉशरूम से बाहर आई, उसने ब्लैक ब्लाउज के साथ सिल्वर कलर का पेटीकोट पहन रखा था। उसके लंबे खुले बाल उसके कमर तक आ रहे थे, जिसे उसने कर्ल कर लिया था, और आगे के भी कुछ बालों को भी हाफ कर्ल कर लिया था, जिससे उसके बालों की शेप बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी आंखों में काजल की पतली सी लेयर लगाई हुई थी और माथे पर एक छोटी सी ब्लैक बिंदी के साथ होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक। कुल मिलाकर वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसका ये लुक अब तक का सबसे अमेजिंग और ब्यूटीफुल था। युवराज ने जब वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखा तो जिया को देखकर देखता ही रह गया। वो एकटक उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। जिया उसके पास आई और उसके सामने चुटकी बजाकर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? उसके चुटकी बजाने से युवराज होश में आया और उसके खुले कमर पर अपने हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लिया और अपने दूसरे हाथ को उसके गाल पर रखकर अंगूठे से उसके गालों को सहलाते हुए धीरे से बोला, खामखा वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हो, जबकि ट्रेडिशनल में तो तुम कहर ढा रही हो। कसम से दिल तुम्हारी इस खूबसूरती को देखकर बेईमान हो रहा है। कहो तो बाहर जाने का इरादा बदल दें। उफ, आप और आपके ये चिपकू डायलॉग बहुत ही बोरिंग हैं। सीधे सीधे भी तो 2 लाइन बोल सकते हो, बेबी गर्ल यू लुक ऑसम। पर नहीं, खैर छोड़ो, मुझे साड़ी पहनाओ जल्दी। जिया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पीछे धक्का दे दिया। युवराज 2 कदम पीछे होकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। जब काफ़ी देर तक युवराज उसे वैसे ही खड़ा होकर निहारता रहा तो जिया गुस्से में मुंह फुलाकर बोली, खड़ूस पहनाओ ना। उसके बच्चों की तरह बोलने के तरीके पर युवराज को उस पर और भी ज़्यादा प्यार आने लगा। उसे अपने दिल को संभालना मुश्किल हो रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखकर दिलकिश अंदाज में बोला, संभल कर, अभी वक्त है। उसने गहरी सांस ली और उसके पास आकर उसे साड़ी पहनाने लगा। वो उसे साड़ी पहनाने से ज़्यादा उसे परेशान कर रहा था। उसकी उंगलियां जिया के खुले कमर और पीठ पर शरारती तरीके से घूम रही थी, जिससे शर्मा कर जिया बीच बीच में उसके हाथों को जोर से पकड़ ले रही थी। खड़ूस प्लीज़ अभी मत परेशान करो ना, वो क्यूट सा फेस बनाकर बोली। अब तक उसका पूरा चेहरा शर्म व हया से कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुका था। अब क्या हुआ? इतना शर्मा क्यों रही हो? ये ऑफर तो तुमने ही मुझे दिया था। एक बात मैं कहूँ, आगे से जब भी तुम्हें साड़ी पहननी हो तो मुझे अपने पास बुला लेना। आई स्वेयर मैं बहुत अच्छे से पहनाऊंगा। युवराज ने शरारत से बोलकर अपनी आई विंग कर दी, जिस पर जिया का दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी आगे निकलने लगा। आप बहुत बुरे हो, जाओ यहाँ से, मैं खुद पहन लूँगी। वो उसे धक्का देने लगी, पर युवराज ने उसकी कलाई पकड़ लिया। उसने अब तक उसे साड़ी पहना दी थी, बस उसके पल्लू को पिन अप करना था। उसने सेफ्टी पिन उठाया और उसके कंधे पर पल्लू को अच्छे से रख कर वहाँ पर लगा दिया। युवराज ने उसके कमर को पीछे से पकड़कर उसे आईने की तरफ घुमा दिया। जब जिया ने अपने और युवराज के अक्स को एक साथ देखा तो उसके होठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। युवराज भी जिया और खुद को मिरर में देखकर मुस्कुरा उठा। उसने वापस उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके बालों को एक साइड करके उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर गहरी सांसें लेकर उसकी खुशबू को अपने अंदर समाने लगा। उसके इस हरकत से जिया की धड़कनें बढ़ गई, उसका रोम रोम सिहर उठा। उसने कसकर युवराज के कंधे को थाम लिया। आई लव यू सोना, युवराज ने उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाए हुए बोला और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आई लव यू टू खड़ूस, आप ना मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करना, बिल्कुल ऐसे ही बच्चों की तरह ट्रीट करना। जिया खुश होकर बोली और उसके पीठ पर अपने दोनों हाथ बांध दिए। इधर जैसा कि ऋषभ ने कहा था, पार्लर से ब्यूटिशियन की एक टीम आकर मानुषी को मेहंदी लगा चुकी थी। वो लोग बस उसके इंतज़ार में थे कि कब मानुषी उन्हें खुद को तैयार करने का ऑर्डर दे। मानुषी अपने रूम में चुपचाप बेड पर रखे हुए चीज़ों को देख रही थी। उसके हाथों में ऋषभ के नाम की लगी मेहंदी अब तक सूख चुकी थी। वो बेड पर बड़े बड़े थाल में रखे हुए लहंगे और गहने के साथ और भी बाकी सभी चीज़ों को देख रही थी, जो एक दुल्हन के लिए ज़रूरी हो। ऋषभ ने वहाँ हर एक चीज़ रखवाई थी जिसकी ज़रूरत मानुषी को पड़ने वाली थी। उन्हीं सबके बीच लहंगे के ऊपर एक छोटा सा नोट रखा था, जिसे उठाकर मानुषी ने पढ़ना शुरू किया। आई नो मानुषी, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं कल रात की वजह से तुमसे शादी कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, ये सच है। मैं सुहाना से प्यार करता था,
करता हूँ और शायद हमेशा से करूँ। वो मेरा पहला प्यार है, पर आखिरी तो नहीं ना। उसका नाम मेरे दिलो दिमाग से कभी नहीं मिटेगा और ना ही उसकी यादें मेरे ज़हन से मिटेगी। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी और की यादों को अपने दिलो दिमाग में ना सँजो सकूँ। वो मेरी ज़िंदगी ना बन सकी, शायद ये हमारी किस्मत थी, पर तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी ना बनाऊँ, ये मेरी बदकिस्मती होगी। हाँ, ये सच है, अभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं है, पर तुम्हारी परवाह और तुम्हारा फ़िक्र ज़रूर है। शादी के बाद हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हर हस्बैंड वाइफ़ के बीच होता है। तुम्हारा मुझ पर पूरा हक होगा, मेरी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक चीज़ पर, मेरी जिस्म पर, मेरी जान पर, मेरी सांसों के हर एक कतरे पर। सिर्फ़ तुम्हारा, सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारा ही हक होगा मानुषी। आई नो तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती, पर तुम मुझ पर भरोसा करती हो और यकीन मानो मैं तुम्हारे इस भरोसे को कभी भी नहीं तोड़ूँगा। यू नो व्हाट, हम दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफ़ेक्ट रहेगी मिस्टर एंड मिसेज़ मेंटल। तुम मुझे पागल बोलती हो और मैं तुम्हें, तो सोचो दोनों पागलों की जोड़ी कितनी बेस्ट होगी। इस लाइन को पढ़कर मानुषी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं तुम पर कोई तरस नहीं खा रहा हूँ और ना ही कोई दया दिखा रहा हूँ। बस अपनी सुनी सी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियों की उम्मीद कर रहा हूँ। जो सपने मैंने सुहाना के लिए सजाए थे, उसे तुम में जीना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? इस वीरान और सूने घर में आकर मेरी ज़िंदगी को रोशन करोगी? बहुत पहले ही मेरे ऊपर से मेरे पेरेंट्स का साया हट चुका था। उसके बाद मैंने बस एक ही ख्वाहिश देखी थी, सुहाना से शादी करने की। हर रात मैं उसे और खुद को लेकर एक सपने सजोता था, पर कभी सोचा नहीं था कि वो सपने कभी पूरे होंगे ही नहीं। पर मैं यहाँ लालची बन रहा हूँ मानुषी, मैं उन सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, सुहाना ना सही तुम्हारे साथ। वो मेरा पहला प्यार थी, है और हमेशा रहेगी। पर मैं तुम्हें अपना आखिरी प्यार बनाना चाहता हूँ, ट्रस्ट भी। जब भी मुझे तुमसे प्यार होगा तुम मेरी आखिरी मोहब्बत बनोगे। वैसे ये सारे लाइंस कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गए हैं ना, तो चलो सिंपल सा फंडा बिल्कुल अपने तरीके से प्रपोज करता हूँ, जैसा मैंने कभी सुहाना को प्रपोज करने के बारे में सोचा था। अभी ना सही कुछ सालों बाद मेरे बच्चों की माँ बनोगी और मुझे अपने बच्चों की पापा बनाओगी, या फिर ये कहूँ कि मुझसे शादी करके मेरा ख्याल रखोगी। प्यार तो अभी तुम्हें मुझसे होगा नहीं, पर जब तक प्यार ना हो जाए मेरी परवाह करोगी। अगर हाँ तो प्लीज़ ये सब पहनकर मेरी दुल्हन बनकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और हाँ सुनो, रूम में जो मैंने तुमसे रूडली बात किया उसके लिए सॉरी। उस लेटर को पढ़ने के बाद मानुषी ने उसे वहीं बेड पर रख दिया और बेड पर बैठकर उसमें लिखे हुए हर एक शब्द को अपने अंदर उतारने लगी। आखिर ऋषभ ने सच ही तो लिखा था, उसने ना ही उससे झूठ बोला था और ना ही कोई झूठा दिलासा दिया। जो भी उसके दिल में था उसने बिल्कुल आईने की तरह उसके सामने स्पष्ट कर दिया था। जो उसकी ख्वाहिश थी, जो उसकी उम्मीदें या उसका अपनापन था, सब उसने मानुषी के सामने जाहिर कर दिया था। अब बारी मानुषी की थी ऋषभ को अपनाने या ठुकराने की। तुम्हारे इस लेटर के सवालों का जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगी ऋषभ, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे लिए तैयार होना चाहती हूँ और तुम्हारी दुल्हन बनकर तुम्हारे इंतज़ार को ख़त्म करना चाहती हूँ। सो वेट, मानुषी ने खुद से कहा और उसने ब्यूटिशियन को टीम को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि वो खुद तैयार होना चाहती थी। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था, मेरे तो सारे सवेरे बाहों में तेरी ठहरे, मेरी तो सारी शामें तेरे साथ ढल रही हैं। मानुषी तैयार होकर अपने कमरे से निकली और सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आने लगी। नीचे हाल में खड़े ऋषभ ने जब उसे दुल्हन के जोड़े में अपने चेहरे पर इतने बड़े घूंघट में देखा तो बस उसे देखता ही रह गया। ऋषभ ने उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाया तो मानुषी ने उसके हथेली को थाम लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। मानुषी ने नेट की चुन्नी से घूंघट कर रखा था जिससे उसे ऋषभ साफ साफ नजर आ रहा था। इधर युवराज जिया के साथ साथ शेरगिल, मधु, रोनी, छवि, गायत्री जी और जया जी सब मंदिर में ऋषभ और मानुषी का इंतजार कर रहे थे। मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और उसके साइड में लगा हुआ मंडप तो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ पर किसी ने महल बनवाया हो। हम यहाँ क्यों आए हैं, किसकी शादी है? जिया मुस्कुराते हुए युवराज से पूछे। उसे अभी तक नहीं पता था कि आज मानुषी और ऋषभ की शादी है।
जिया ने अभी युवराज से पूछा ही था कि यहाँ पर किसकी शादी है। युवराज उसे कोई जवाब दे पाता तभी मंदिर की सीढ़ियों के सामने एक कार आकर रुकी, जिसमें से ऋषभ बाहर आया और दूसरी तरफ से आकर कार के डोर के ओपन करके अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मानुषी उसके हाथ को थाम कार से बाहर आ गई। उसके चेहरे पर अभी भी घूंघट था, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जब जिया ने ऋषभ को दूल्हे की शेरवानी में देखा तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई, पर उसे खुशी भी हुई कि चलो फाइनली ऋषभ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसने अभी तक मानुषी को नहीं देखा था। मिस्टर माफिया, ये तो ऋषभ है ना, वो शादी कर रहे हैं और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। इट्स नॉट फेयर। वो गुस्से में मुंह फुलाकर युवराज से बोली, पर युवराज ने कुछ नहीं कहा। वो बस खामोशी से जिया को देख रहा था। पर ऋषभ की दुल्हन कौन है? जिया ने अगला सवाल किया, जिस पर युवराज ने एक शब्द में कहा, मानुषी। वाट? मानुषी का नाम सुनकर जिया हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सच में मानुषी और ऋषभ शादी कर रहे हैं। आप मजाक कर रहे हो ना? जिया ने बोलते हुए मंदिर की सीढ़ियों की तरफ देखा, जहां से मानुषी ऊपर आ रही थी। ऋषभ और मानुषी जब ऊपर आ गए तो वहां पर सबको देखकर वो दोनों खुश हो गए, पर जब मानुषी की नज़र जिया पर पड़ी तो उसने महसूस किया उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। अंदर ही अंदर जिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। खुश तो वो थी इस शादी से, पर मानुषी के उसे कुछ न बताने पर वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। बचपन से जिसे बहन से ज़्यादा माना हो, दोस्ती ऐसी जो एक दूसरे के लिए जान भी दे दें, और जब ऐसा दोस्त अपनी लाइफ की बातों को छुपाने लगे तो फिर उस वक्त कितनी तकलीफ होती है, वो तो इस वक्त जिया ही महसूस कर पा रही थी। जिया ने अपने आंसुओं को साफ किया और एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए ऋषभ के पास आकर बोली, कांग्रेचुलेसन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इस बीच उसने एक बार भी मानुषी की तरफ नहीं देखा। वो वापस युवराज के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, खड़ूस, मुझे ना आज कॉलेज जाना था। आज ना वीकली टेस्ट थी जो मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती। बाय। वो वहाँ से जल्दबाजी में बोलकर जाने लगी, पर पीछे से युवराज ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने करीब खींचकर बोला, आर यू ओके? ये कैसा क्वेश्चन हुआ? भला भला मुझे क्या होगा? आप अपने फ्रेंड की शादी एंजॉय करो। मेरा ना सच्ची में कॉलेज जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ मौजूद हर एक शख्स जिया की मनोदशा समझ रहा था, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मानुषी भी आंखों में आंसू लिए जिया को ही देख रही थी। बेबी गर्ल, युवराज ने उसके गालों को छूकर धीरे से कहा। बदले में जिया उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोली, बाय। वो वहाँ से जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके आंखों से आंसू बरसात की तरह बरसने लगे। वो वहाँ से दौड़ते हुए मंदिर के बैकयार्ड में भागी। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। सच में आज मानुषी ने उसके दिल को न जाने कितने टुकड़ों में तोड़ दिया था। वो मंदिर के पीछे आकर एक पेड़ के पास खड़ी होकर रोने लगी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने गुस्से में उस हाथ को झटक दिया और पीछे मुड़कर बोली, हाउ डेयर यू टच मी मिसेज कपूर। जाइए, जाकर अपनी शादी एंजॉय कीजिए। यहाँ आकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं? जाइए यहाँ से। जिया ने लास्ट लाइन कुछ ज़्यादा ही चिल्लाकर कहा, जिस पर मानुषी सहम गई। लड्डू, सुन मेरी बात। आई एम सॉरी, माफ़ कर दे अपनी जान को प्लीज़। मानुषी अपनी आंखों में आंसू लिए उसके कंधे को पकड़कर बोली, पर जिया ने अपने कंधे से उसके दोनों हाथों को झटक कर उसे पीछे धक्का दे दिया। माफ़ कर दूँ? वो भी तुझे? किस बात के लिए माफ़ करूँ तुझे? ज़रा बताना मुझे। बोलना, किस किस बात के लिए माफ़ करूँ तुझे? हाँ, 5 साल पहले जब तू कुणाल के साथ रिलेशनशिप में आई थी और मैंने तुझे लाख मना किया था, मत कर मत कर, उससे प्यार मत कर, उस पर इतना ट्रस्ट, पर तूने मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। क्या उसके लिए तुझे माफ़ करूं? या फिर तुझे कुणाल ने धोखा दिया और तूने मुझे कुछ नहीं बताया, उसके लिए तुझे माफ़ कर दूं? या फिर तेरी शादी तय हो गई, तेरे घर वालों ने तुझे इतने दिन तक कमरे में बंद करके रखा और इस बात की तूने मुझे भनक तक नहीं लगने दी, क्या इस बात के लिए माफ़ करूं? या फिर 6 महीने पहले बिना मुझे बताए, बिना मुझे कोई हिंट दिए घर से भाग गई, उसके लिए माफ़ कर दूं तुझे? बताना यार, किस किस बात के लिए माफ़ करूं तुझे? फिर अपने आंसू पोंछ कर, चल ये सब छोड़, बस मुझे एक बात का जवाब दे। क्या सच में तूने कभी मुझे अपना दोस्त माना ही है या नहीं? बोलना, ऐसा क्या कमी रह गई थी मेरी दोस्ती में जो तूने कभी भी मुझे अपना माना ही नहीं? और आज आज तो हद कर दी तूने।
यहाँ मेरे सामने दुल्हन के जोड़े में खड़ी है और मुझसे बोल रही है मैं तुझे माफ़ कर दूँ। सच में यार। आखिरी लाइन बोलते हुए जिया का रोना और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसके साथ मानुसी भी रोने लगी। मेरी जान, मेरी बात सुन। आई एम सो सॉरी। मैंने अभी तक जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। मैंने हमेशा तुझे अपनी बहन से बढ़कर माना यार, प्लीज़ ये सब बोलकर मुझे पराया तो मत कर। सीरियसली, बहन से ज़्यादा माना है? पूरे 6 महीने बाद मेरे बर्थडे वाले दिन मिली थी। बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, फिर भी मैंने सोचा तुझसे नेक्स्ट टाइम मिलकर हमारे बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को हम क्लियर करेंगे। पर आज तूने मुझे एहसास दिला दिया कि तूने मुझे कभी अपना दोस्त माना ही नहीं। ऋषभ से शादी कर रही है और मुझे एक बार बताया तक नहीं। तू तू मेरी बात सुन ना। ऋषभ अच्छा लड़का है और शादी के पीछे एक रीज़न है। प्लीज़ मेरी बात सुन ले, वरना तुझे लगता है कि मैं तुझे बिना बताए इतना बड़ा कदम उठाऊंगी। लगता क्या है, तूने तो उठा लिया और आज मुझसे बोल रही है कि तुझे लगता है मैं इतना बड़ा कदम उठाऊंगी। एक बात बता, क्या कभी तूने मुझे अपना दोस्त माना है? हाँ, मानुसी ने फौरन जवाब दिया। तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं? आई नो ऋषभ अच्छे हैं, पर मेरी प्रॉब्लम ऋषभ नहीं, तू है तू। मैंने तुझसे दोस्ती की है, तुझ पर भरोसा किया है, तुझे अपना माना है, पर तूने तो एक झटके में सब कुछ भुलाकर बिना किसी को बताए इतना बड़ा फैसला ले लिया। खैर छोड़ो, मैं भी तुझे क्या बोल रही हूँ। जा जाकर अपनी शादी एंजॉय कर, मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। जिया ने अपने आंसू पोंछे और वहाँ से जाने लगी, पर मानुसी ने पीछे से उसे गले लगा लिया। छोड़ मुझे, तू मेरी खड़ूस नहीं है जो मुझे ऐसे पकड़ रही है, छोड़। क्यों? ऐसे तुझे सिर्फ तेरा मिस्टर खड़ूस ही पकड़ सकता है। हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं और तेरी तरह मुझसे बातों को कभी नहीं छुपाते। आई एम सॉरी, मैंने उन बातों को तुझसे इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि तू पहले से ही प्रॉब्लम में थी यार। तेरे भाभी के ताने और उनके कांड क्या कम थे जो मैं अपनी लाइफ के प्रॉब्लम बताकर तुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में डालती। और जो हुआ उसे भूल जाना प्लीज़। मेरे लिए एक लास्ट चांस दे दे, आगे से कभी भी तुझे शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नहीं, जिया गाल फुलाकर बोली, प्लीज़ दे दे। कहा ना, नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं। अब छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगी, जब तक तू मेरी पूरी बात नहीं सुनती मैं छोड़ूंगी ही नहीं। मानुसी भी जिद करते हुए बोली। क्या बताना चाहती है? जब बताना था तब तो तूने बताया नहीं, और आज क्या बताएगी? यही कि मैं ये शादी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कल रात मैं और ऋषभ जाने अनजाने बहुत ज़्यादा करीब आ गए थे। एंड यू नो, उसी ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। व्हाट? तू और ऋषभ? जिया उसकी कलाई पकड़कर जल्दी से पीछे मुड़ी और हैरानी से उसे देखने लगी। हाँ, वो मैंने ड्रिंक कर रखी थी इसलिए मैं थोड़ा बहक गई। मानुसी नज़रें झुकाकर कतराते हुए बोली। वाह, माइंड ब्लोइंग। कल रात थोड़ा बहक गई और आज यहाँ दुल्हन के जोड़े में मेरे सामने खड़ी है। क्या बात है? बंद कर ताने देना। और इन सब चीज़ों को होने के बाद मैं तो उसके घर को छोड़कर जाने वाली थी, पर उसने मुझे प्रपोज कर दिया। कहा कि मुझसे प्यार नहीं करता पर मुझे पसंद करता है और वो लाइफ टाइम मेरी केयर करेगा और रिस्पेक्ट भी करेगा। मानुसी अपनी नज़रें नीचे झुकाकर बोल रही थी और जिया चुपचाप उसे देख रही थी। बिना प्यार के निभा लेगी इस रिश्ते को? उसके सवाल पर मानुसी के होठों पर लाचारी भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने जिया की आंखों में देखकर कहा, प्यार तो कुणाल से भी बहुत ज़्यादा था और अपने मम्मी पापा के लिए तो मैं जान देने को भी तैयार थी, पर निभा पाई क्या उन रिश्तों को? नहीं ना, ना ही उन लोगों ने मुझे समझा और ना ही उन्होंने मुझे समझने का मौका दिया। तो सोचा क्यों ना इस बार बिना प्यार के रिश्ते को निभाकर देखा जाए, शायद मुकाम तक पहुंच जाए। फैसला तेरा है, तो मैं बीच में टांग नहीं अड़ाऊंगी क्योंकि मुझे पता है ऋषभ अच्छे हैं और वो तेरा हमेशा ख्याल रखेंगे। लेकिन मैं तेरी शादी में तभी शामिल होऊंगी जब तू मुझसे प्रॉमिस करेगी कि आज के बाद से तू मुझसे कोई बात नहीं छुपाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर भूल जाना कि मैं तेरी कुछ लगती हूँ। जिया ने उसे उंगली दिखाते हुए वार्निंग दी। आई प्रॉमिस, आज के बाद मैं कभी तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मानुसी ने भी उतनी ही जल्दी उसकी उंगली में अपनी उंगली उलझाकर वादा किया। अब चल, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। जिया उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई। दोनों एक साथ अंदर आए तो उन दोनों का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सब समझ गए इन दोनों के बीच सुलह हो चुकी है। पंडित जी ने कहा, शुभ मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है, इसलिए सब वहाँ से मंडप की तरफ चले गए और वहाँ पर विवाह की विधियाँ शुरू हो गई।
जब कन्यादान की बारी आई तो सब एक दूसरे को देखने लगे। आखिर कन्यादान करेगा कौन? तभी मानुषी ने शेरगिल से कहा, आप करेंगे मेरा कन्यादान। उसकी बात सुनकर शेरगिल थोड़ा इमोशनल हो गया और बाकी सब शेरगिल को देखने लगे। मानुषी ने ये जानबूझकर कहा था क्योंकि कभी ना कभी शेरगिल की भी ख्वाहिश थी अपनी बहन का कन्यादान करने की। उसकी बहन ना सही मानुषी का कन्यादान करके वो अपने दिल की ख्वाहिश पूरा कर सकता था। इसलिए मानुषी ने उसे कहा, हाँ ये मेरी खुदकिस्मती होगी। शेरगिल ने बिना एक पल गवाए वहाँ से मंडप में आ गया। कन्यादान के बाद 7 फेरे हुए और उसके बाद मांग भराई। मांग में सिंदूर भरने के बाद ऋषभ ने मानुषी को मंगलसूत्र पहनाया और उसके बाद पंडित जी ने फाइनली कहा, विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में जन्म जन्मांतर के लिए बच चुके हैं। ऋषभ जब रूम में आया तो मानुषी उसे रूम में कहीं नजर नहीं आई। वो अंदर आया और पूल एरिया में जाकर देखा तो वहाँ भी मानुषी नहीं थी। वो वहाँ से बालकनी की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर बालकनी में आया तो मानुषी उस वक्त अपने दोनों हाथों से रेलिंग को पकड़कर ऊपर चाँद को निहार रही थी। ऋषभ आहिस्ता से चलते हुए उसके पास आया और उसके बगल में खड़े होकर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, आर यू ओके? उसकी आवाज़ से मानुषी अपने ख्यालों से बाहर आई और अपनी नज़रें ऋषभ की तरफ घुमाकर बोली, नींद नहीं आ रही? ऋषभ ने आगे पूछा। उसकी नज़रें अभी भी मानुषी के चेहरे पर टिकी हुई थी। हाँ नहीं आ रही, मैंने अपने घर पर पापा को कॉल किया था उन्हें बताने के लिए कि मैं शादी कर रही हूँ। मानुषी वापस चाँद को देखते हुए बोली, बता दिया उन्हें? ऋषभ ने पूछा। ज़रूर बताती अगर वो मुझे बोलने का मौका देते। हमेशा की तरह इस बार भी बिना सुने उल्टा मुझे सुनाकर कॉल कट कर दिया। कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? मानुषी और भी ज़्यादा उदास होकर बोली। उसकी आंखों में इस वक्त खालीपन नज़र आ रहा था। यार तुम हर वक्त इतना नेगेटिव क्यों सोचती रहती हो? अगर तुम 1% भी बुरी होती तो क्या मैं तुमसे शादी करता? नहीं ना। सीरियसली एक बात बोलूं, मैं उस मानुषी को बहुत मिस कर रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम मुझसे मिली थी। वरना उसके बाद से तो बस मुझे तुम्हारे अंदर उदासी ही नज़र आ रही है। जस्ट रिलैक्स यार, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। देखो आज मौसम कितना सुहाना है और ऊपर से आज हमारी फर्स्ट नाइट भी है। अच्छा खासा इतना हैंडसम हस्बैंड तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम अपनी सुहाग रात को छोड़कर ये नेगेटिविटी भरी बातें कर रही हो। कुछ तो ख्याल करो मेरा। ऋषभ ने उसका ध्यान पूरी तरह से डाइवर्ट करते हुए बात को अपने ऊपर ले लिया और जैसा कि उसने सोचा था मानुषी का रिएक्शन भी वैसा ही था। वाट यू मीन? आज हमारी सुहाग रात है। देखो मुझे याद है तुमने कहा था कि हमारा रिश्ता बिल्कुल नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरफ होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे बिना टाइम दिए डायरेक्ट सुहाग रात मनाने का सोचोगे? लिसन मिस्टर ऋषभ कपूर, तुम बहुत अच्छे हो पर इतना भी नहीं कि मैं बिना कुछ सोचे समझे खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं। मानुषी आंखें दिखाते हुए बोली। ओह फाइनली मिस झगड़ालू मानुषी धीरे धीरे वापस आ रही है। चलो कम से कम थोड़ी तो नॉर्मल हुई। एंड डोंट वरी, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। कल तक तो मैं तुम्हें पूरी तरह से नॉर्मल कर ही दूंगा। ऋषभ के दोहरे मीनिंग वाले बातों को मानुषी उसी ने दूसरे वे में ले लिया और वो उसे घूरते हुए बोली, देखो ज़्यादा चने के झाड़ पर मत चढ़ना। मैंने तुम्हारी थोड़ी तारीफ क्या कर दी? तुम तो सच में सुहाग रात मनाने की फिराक में हो। मैं पहले ही बता रही हूँ, ऐसा वैसा कुछ सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी तुम सोच भी नहीं सकते। क्या बात है, मैंने तो तुम्हें नॉर्मल करने के लिए कहा था। ये सुहाग रात की बात बीच में कहाँ से आ गई? मैंने तो बस सिंपल सी बात कही थी। अगर तुम्हें सुहाग रात मनानी है तो तुम सीधे सीधे बोल दो। ये बातों को घुमा फिरा कर मेरे ऊपर लाने की क्या ज़रूरत है? और शर्माने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। मुझे देखकर वैसे भी कोई लड़की कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर तो तुम मेरी वाइफ हो। तुम मेरे चार्म से कब तक बच सकती हो? ऋषभ अपनी कॉलर सही करते हुए बोला और अपने बालों में उंगलियां फिराते हुए मानुषी को देखकर मुस्कुराने लगा। इस वक्त उसके होठों पर एक नोटी स्माइल थी जिसका मतलब मानुषी समझ नहीं पा रही थी। देखो तुम मुझे अपनी बातों में उलझा रहे हो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मानसी झुंझलाकर बोली। उसकी झुंझलाहट देखकर ऋषभ की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी हो गई। वो उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, मुझे तो लगा तुम मेरे चार्म में उलझ रही हो।
ऋषभ अपनी बात बोलते हुए अपना एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था और मानुषी घबराकर अपना एक एक कदम पीछे ले रही थी। दीदी देखो, तुम इतने करीब क्यों आ रहे हो? इरादा क्या है तुम्हारा? मानुषी हकलाते हुए बोली। ऋषभ चलते हुए उसके बिल्कुल करीब आ गया और अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठाकर बोला, इरादा तो बहुत नेक है मिसेज मेंटल, पर किसी और दिन बताऊंगा। आज तुम प्रॉपर रेस्ट ले लो, तुम्हें उसकी ज़रूरत है। वो अपनी बातों को बोलते हुए उसे रूम में बेड तक लाया और बेड पर लेटाकर वहीं उसके बगल में लेट गया। उसके लेटते ही मानुषी हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई और उसे देखते हुए बोली, तुम यही मेरे पास सोने वाले हो क्या? क्यों, तुम्हें इस रूम में कोई और बेड दिख रहा है क्या? ऋषभ अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा, जिस पर मानुषी अपने नज़रें चुराते हुए बोली, नहीं, वो मेरा मतलब है कि क्या हम साथ में सोने वाले हैं? उसकी नज़रें चुराने और बोलने के तरीके से ऋषभ उसकी बातों का मतलब समझ गया। वो उठा और उसकी हथेली को अपने हाथों में थाम कर बोला, लिसन मनु, मैं तुम्हारी हिचकिचाहट समझ रहा हूँ, लेकिन ये असल ज़िंदगी है, कोई टीवी सीरियल या रोमांटिक फिल्म नहीं, जहाँ अगर शादी अरेंज मैरिज हुई है तो पति सोफे पर सो गया और पत्नी बेड पर, और ना ही कोई मूवी जहाँ कपल के बीच बात नहीं बनती तो वो लोग अलग अलग कमरे में सोते हैं। ये असल ज़िंदगी है और असल ज़िंदगी असलियत पर कायम होती है, फिल्मों की स्क्रिप्ट पर नहीं। इस घर में हमारे अलावा कोई नहीं। अगर हम चाहें तो अलग अलग रूम में रह सकते हैं या फिर अलग अलग सो सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जायज़ वजह भी तो होनी चाहिए ना। तुम ही बताओ, हमारे बीच ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें अलग अलग रहने की ज़रूरत है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या हमने अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की है? क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं मानती, या फिर तुम इस रिश्ते को निभाना नहीं चाहती? नहीं ऋषभ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और अगर इस रिश्ते को ना निभाना होता तो मैं इसे जोड़ती ही क्यों? मानुषी ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, जिस पर ऋषभ ने मुस्कुराते हुए उसके गालों को चूम लिया। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, अब सो जाओ या पूरी रात शादी पर चर्चा करनी है? उसकी बात पर मानुषी ने ना में सिर हिला दिया। ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके साथ बेड पर लेट गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मानुषी ने अपना सर उठाकर ऋषभ के तकिए पर रख दिया और उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर बोली, तुम तो हमेशा से सुहाना से प्यार करते थे और शायद तुमने हमेशा से इस जगह पर सुहाना को इमेजिन किया होगा, तो फिर इतनी आसानी से तुम उसे भूलकर मेरे साथ इतना कंफर्टेबल कैसे हो पा रहे हो? क्या दिल बिना धड़के रह सकता है, या फिर बिना सांसों के शरीर जीवित रह सकती है? नहीं ना। फिर तुम्हें किसने कह दिया मैं सुहाना को भूल गया? वो और उसकी यादें मरते दम तक मेरे दिलो दिमाग से नहीं जाएंगी और ना ही मैं जाने दूंगा। वो मेरा कल जरूर थी, उसके साथ मैंने आज के सपने ज़रूर सजाए थे। भले ही वो सपने साकार ना हो, लेकिन कल की वो सारी यादें मेरे आज में शामिल रहेंगी। तुम हमेशा मेरे पास मेरे करीब रहोगी, लेकिन उसकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। जैसे किसी भी इंसान के शरीर में सिर्फ दिल का होना काफ़ी नहीं होता, उसकी धड़कनें भी मायने रखती हैं। उसी तरह मेरी ज़िंदगी में सिर्फ उसकी यादें ही नहीं, तुम्हारा होना भी मायने रखता है। वो दिल है तो तुम उसकी धड़कन। अब ये मत बोलना कि इतनी जल्दी मैंने कैसे तुम्हें अपना लिया, क्योंकि इसका जवाब नहीं है मेरे पास। नहीं पूछूंगी और ना ही मैं कभी तुम्हारे दिलो दिमाग से सुहाना की यादों को मिटने दूंगी। आई प्रॉमिस, तुम्हारे दिल पर और ज़िंदगी पर हमेशा पहला हक उसकी यादों का होगा और उसके बाद मेरा। लेकिन हम दोनों के अलावा अगर कोई भी तीसरी या चौथी चुड़ैल आई नो, तो आई स्वेर उसी वक्त तुम्हारा गला दबा दूंगी। फिर दिल भी गया और धड़कन भी गई काम से, समझे? मानुषी ने आखिरी लाइन बड़े ही प्यार से कहा और उसके गालों को 2 बार थपथपा दिया। माई जेलिस क्वीन, कल बताऊंगा कितनी चुड़ैल है मेरे लाइफ में, फिलहाल सोने दो और सो जाओ। ऋषभ ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसके माथे को चूम कर आंखें बंद कर लिया। आहूजा मेंसन, जिया अपने स्टडी टेबल पर मुंह फुलाकर बैठी थी। उसने अपने दोनों कानों को अपनी उंगलियों से कवर कर रखा था और अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों को किताबों पर टिका रखा था। उसके लाल फूले हुए गाल को देखकर ही पता चल रहा था वो इस वक्त कितने गुस्से में है। ठीक उसी के बगल में युवराज अपने दोनों हाथ फोल्ड करके खड़ा था और उसे गुस्से में घूर रहा था, क्योंकि पिछले 2 घंटे से वो जिया से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर जिया उसे पूरी तरह इग्नोर मार रही थी और उसे अपने पीछे पीछे घुमा रही थी।
ना ही वो उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट दिखा रही थी और ना ही उसके सवालों का जवाब दे रही थी। स्वीटू, आखिरी बार बोल रहा हूँ, लिसन टू मी, बताओ कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? ये सेम डायलॉग युवराज ने कम से कम 15 मरतबा से ज़्यादा मारा था और हर बार यही बोल रहा था कि मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। इस बार भी जिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उल्टा उसने अपना बुक उठाकर अपने चेहरे के सामने कर लिया। सोना, बताओ तो सही, क्यों नाराज़ हो? बिना वजह जाने मैं तुम्हें कैसे मनाऊंगा? प्लीज़ स्वीटू, बता दो क्यों नाराज़ हो? तुम तो मेरी अच्छी बेबी गर्ल हो ना। नहीं बताऊंगी तो भी मैं आपकी बेबी गर्ल ही रहूंगी। अब आप मुझे और ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं ये पूरा जग का भरा पानी आपके ऊपर डाल दूंगी। जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी आपसे बात। जिया अपने फूले हुए गाल को और भी ज़्यादा फुलाकर बोली और वापस किताबों में घुस गई। सॉरी, युवराज ने इस बार गंभीर आवाज़ में कहा। जिया ने उसके गंभीर टोन को सुनकर अपना चेहरा जैसे ही उठाकर उसकी तरफ देखने की कोशिश की, उससे पहले ही युवराज ने पानी से भरा गिलास उसके ऊपर डाल दिया। खड़ूस, आई विल किल यू! जिया जल्दी से खड़े होकर उसके ऊपर चिल्लाई और अपने गीले कपड़े को झाड़ने लगी। सीधे सीधे बता देती तो मैं ये करता ही नहीं, युवराज ने मुस्कुरा कर कहा। उसे जिया को भीगा हुआ देखकर मज़ा आ रहा था। जिया ने उसे घूर कर देखा और अगले ही पल टेबल पर रखा हुआ पानी से भरा जग उठाकर जैसे ही उसके ऊपर फेंकने वाली थी, युवराज वहां से भागने लगा और जिया जग लेकर उसके पीछे भागते हुए चिल्लाने लगी। रुको, भागते कहाँ हो खड़ूस, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। इस वक्त दोनों बिल्कुल टॉम एंड जेरी की तरह भागम भाग कर रहे थे। काफ़ी देर तक जब युवराज जिया के पकड़ में नहीं आया तो उसने एक तरकीब सोची और अपना पैर पकड़कर घुटनों के बल बैठकर दर्द भरे आवाज़ में बोली, आउच खड़ूस, मुझे लग गई, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर युवराज जल्दी से उसके पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर प्यार से बोला, क्या हुआ सोना, कहाँ लगी, दिखाओ। युवराज अभी आगे और कुछ बोलता उससे पहले ही जिया ने जग में भरा सारा पानी युवराज के ऊपर डाल दिया। रात के इस हल्के ठंडे मौसम में ठंडा ठंडा पानी, युवराज की पूरे बॉडी में सनसनी मचा गया। बीबी गर्ल युवराज गुस्से में दहाड़ते हुए जिया की तरफ लपका। जिया वहां से उठकर जल्दी से भागना चाहती थी, लेकिन अफसोस, फर्श पर फैले पानी में उसका पैर स्लिप हुआ और वो डायरेक्ट पीठ के बल बेड पर गिरी। आउच मम्मा! उसे गिरते देखकर युवराज को हंसी आ गई। वो हंसते हुए खड़ा हुआ और उसकी तरफ बढ़ा, पर फूटी किस्मत, उसका भी पैर स्लिप हुआ और वो भी डायरेक्ट उसके ऊपर जा गिरा। मम्मा, मेरी हड्डियों का चूरन बन गया, जिया जोर से चिल्लाई। शट अप बेबी गर्ल, युवराज ने गुस्से में उसे डांट लगाया। जिया रोनी सूरत बनाकर उसे देखने लगी। युवराज उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में अपने अक्स को देखते हुए कहीं खो सा गया। जिया भी उसकी काली गहरी आंखों की गहराइयों में डूबने लगी। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे, अपने दिल में उठ रहे इस खूबसूरत एहसास को महसूस करते हुए। ना जाने कब युवराज ने जिया के गालों पर चिपके उसके गीले बालों को उसके कान के पीछे किया और उसके माथे को चूम लिया। जिया अभी भी एकटक उसे ही देख रही थी। उसे खुद को ऐसे निहारते देखकर युवराज को शरारत सूझी। उसने अपने सर को जोर जोर से हिलाना शुरू किया, जिससे उसके बालों में ठहरे पानी की बूंदें जिया के चेहरे पर बरसात की तरह बरसने लगी। पानी की बूंदों को पड़ने की वजह से जिया अपने सेंस में वापस आई और युवराज के सीने पर हाथ रखकर धक्का देते हुए बोली, हटो ना, अब क्या जो बची खुची हड्डियां हैं उन्हें भी तोड़ने का इरादा है क्या? हटो, बहुत भारी हो आप। इरादा तो और भी बहुत कुछ करने का है स्वीटू, युवराज ने कहते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर दबा दिया और उसके चेहरे को एकटक निहारने लगा। उसके इरादे को भाप कर जिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जिसकी आवाज़ युवराज साफ साफ सुन पा रहा था। उसकी नज़रें जिया की आंखों से फिसलते हुए उसके मुलायम गुलाबी होठों पर जा ठहरी, जिस पर इस वक्त पानी की कुछ बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी, जिसे देखकर युवराज का गला सूखने लगा और उसने बिना एक पल को गंवाए उसके होठों को लॉक कर दिया। जिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बार बार झपकाते हुए युवराज को देखने लगी। वो कसमसाते हुए उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी, पर अफसोस, उसके दोनों हाथ ऑलरेडी युवराज के कैद में थे। हार मानकर उसने अपने आंखों को बंद कर लिया और युवराज का साथ देने लगी।
कुछ पल बाद युवराज उससे अलग हुआ और उसके सर से सर टिका करके सांस लेकर एक बार फिर उसे किस करने लगा। जिया उसके सडन एक्शन से सकते में आ गई। वो हैरानी से उसे देखने लगी। बढ़ते दिन के साथ उसके रोमांस का लेवल भी बढ़ता जा रहा था। वो आगे बढ़ता उससे पहले ही उसका फ़ोन घनघना उठा, जिससे दोनों होश में आए। जिया का चेहरा इस वक्त कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुका था। युवराज की नज़रों की तपिश उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने शर्माकर जल्दी से अपनी आंखें बंद करके दूसरी तरफ करवट ले ली। युवराज ने मुस्कुराते हुए उसके बालों को चूमा और उठकर अपना फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया। जिया अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी जैसे युवराज उसे छोड़कर गया था। वो करवट लेकर एकटक युवराज को देखे जा रही थी, जो बालकनी में खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था। और बात करते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा डार्क होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अभी थोड़ी देर पहले जो युवराज जिया के साथ मस्ती कर रहा था, रोमांस कर रहा था उसमें, और ये जो अभी उसके सामने खड़ा होकर फ़ोन से बात कर रहा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। वो उसे देखने में इस कदर खो गई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब युवराज उसके पास आ गया। स्वीटू, आज अकेले सो जाना, मुझे कहीं जाना है, युवराज ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा और अपने रूम में जाने लगा। पर पीछे से जिया ने उठकर उसकी कलाई पकड़ ली। प्लीज़ मत जाओ ना, जिया उसकी आंखों में देखते हुए उम्मीद से बोली। युवराज उसके करीब आया और उसके टाप के कंधे को सही करके उसके माथे को चूम कर बोला, गुड नाइट बेबी गर्ल। इतना कहकर वो अपने रूम में गया और वहाँ से कपड़े चेंज करके कहीं चला गया। जिया उदास होकर लेट गई और मन ही मन बोली, क्यों करते हो आप ऐसा? किसी को मारना अच्छी बात थोड़े होती है। पर नहीं, आपको तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। बहुत बुरे हो आप, बहुत 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 ज़्यादा। आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू सो मच मिस्टर माफिया। आज का पार्ट आपको कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे क्या होगा कहानी में, इसके लिए कहानी में बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।